नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ से जुड़े दिन भर की घटनाक्रम की। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल को होगा मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। भारत और न्यूजीलैंड 27 अप्रैल को यहां मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते का मकसद घरेलू निर्यातकों के सामान के लिए इस देश के बाजार में टैरिफ मुक्त पहुंच उपलब्ध कराना है। इस समझौते से अगले 15 सालों में 20 अरब डॉलर का निवेश आने की संभावना जताई गई है। यह समझौता बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में भी केंद्रित होगा और इसके साथ ही यह भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत को न्यूजीलैंड में अपने 100% निर्यात पर ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। इससे कपड़ा, दवा और इंजीनियरिंग सामान जैसे विभिन्न क्षेत्रों को फायदा होने वाला है। इसके बदले में भारत न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर टैरिफ कम करेगा या पूरी तरह खत्म कर देगा। इससे ऊन, कोयला, लकड़ी, वाइन और एवोकाडो व ब्लूबेरी जैसी फल शामिल है। हालांकि भारत ने अपने घरेलू किसानों और उद्योगों की सुरक्षा के लिए डेयरी उत्पाद, खाद्य तेल और कुछ विशिष्ट कृषि उत्पादों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को सावधानी पूर्वक इस दायरे से बाहर रखा है। इस मुक्त व्यापार समझौते से उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5 सालों के अंदर दोगुना होकर $5 बिलियन तक पहुंच जाएगा और व्यवसायों और निवेशकों के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। इस समझौते से दोनों देशों के बीच सप्लाई चेन, निर्यात और आर्थिक सहयोग भी बढ़ने की संभावना है। साथ ही सेवा क्षेत्र के तहत न्यूजीलैंड भारतीय पेशेवरों को अस्थायी कार्य वीजा प्रदान करेगा। हर साल लगभग 5000 कुशल श्रमिकों को न्यूजीलैंड में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वे यहां 3 साल तक रह सकेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उन्हें वैश्विक स्तर पर काम करने का अनुभव मिलेगा। यह मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक व्यापार साझेदारियों के विस्तार की दिशा में भारत के प्रयासों को भी दर्शाती है और इससे सीमित बाजारों पर निर्भरता कम होगी। यह हिंद प्रशांत आर्थिक क्षेत्र में भारत की स्थिति को भी सुदृढ़ करता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबर की। पहली बार ऐसा हुआ है जब संसदीय मंच पर मोदी सरकार को झटका लगा है। मैं बात कर रहा हूं लोकसभा में उस ऐतिहासिक विधेयक की जिसे नकारा गया है, जिससे देश की आधी आबादी को संसद में बड़ी हिस्सेदारी देने की उम्मीद थी। एक तरफ सरकार का कहना था कि यह महिला सशक्तिकरण का पहला कदम है, तो विपक्ष इसे एक छलावा बता रहा था। गौरतलब है कि शुक्रवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक यानी कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। यह बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को यह पहली बार संसदीय हार मिली है। विधेयक पक्ष में 278 और विरोध में 211 मत पड़े और यह आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़े से 54 वोट से दूर रह गया। यानी इस विधेयक को पास होने के लिए 326 वोट की आवश्यकता थी। इसके बाद सरकार ने परिसीमन विधेयक सहित 2 अन्य संबंधित विधेयकों को वापस ले लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की महिलाओं को अधिकार देने वाला यह बिल पास नहीं हो सका। विपक्ष का मानना था कि यह विधेयक असल में महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन को बढ़ावा देने वाली एक चाल है। उनकी आशंका थी कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व घट जाएगा। तो वहीं कांग्रेस सांसदों ने स्पष्ट किया कि परिसीमन से अलग कर महिला आरक्षण पर सहमति है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान तोड़ने के लिए असंवैधानिक चाल चली। भारत ने देखा और इंडिया ने रोका। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना था और 2029 के चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना था, लेकिन यह सब परिसीमन प्रक्रिया पर टिका था। 17 अप्रैल 2026 का वह दिन था जब देश की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ा। अब सरकार का अगला कदम तय करेगा क्या महिला आरक्षण पर सहमति बन पाएगी या फिर यह मुद्दा आगामी चुनावों में ध्रुवीकरण का कार्य करेगा। राष्ट्रीय खबरों में अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी खबर की। मेघालय राज्य ने आधिकारिक तौर पर खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ साथ राज्य भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। यह मान्यता
राज्य में स्थानीय पहचान को संरक्षित करने और शासन की पहुंच को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम स्थानीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद उठाया गया है। राज्य की सबसे बड़ी जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली इन भाषाओं को आधिकारिक दर्जा देकर सरकार का उद्देश्य सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करना है। साथ ही इन्हें भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी प्रयास करना है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है और उन्होंने शासन प्रशासन तथा सांस्कृतिक पहचान दोनों के लिए इसके महत्व पर जोर दिया है। इस कदम के बाद अब सरकारी कामकाज और संचार में खासी और गारो भाषाओं का भी उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही अंग्रेजी एक संपर्क भाषा के रूप में बनी रहेगी। इस कदम के पीछे एक मुख्य विचार यह है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में खासी और गारो भाषाओं को शामिल करने के पक्ष को मजबूत किया जाना। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और इसके तहत कई ऐसे लाभ मिलते हैं जैसे आधिकारिक परीक्षाओं में प्रतिनिधित्व, साथ ही भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए सहायता। इसके अलावा भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक पहचान दिलाना और राज्य स्तरीय आधिकारिक दर्जा देकर मेघालय केंद्र सरकार को एक मजबूत संदेश देना चाहता है। खबरों में आज इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन लेता हूं आपसे विदा। शुभ रात्रि।